हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी आर परिपथ। पिछले वाले वीडियो में हम लोग एल आर परिपथ के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा तो पहले उसको देख लें। बिल्कुल एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट सी आर परिपथ में भी लगेगा, तभी ये बिल्कुल एकदम। अगर पिछला वाला वीडियो अगर पूरी तरीके से अगर समझ गए हैं तो ये वाला वीडियो समझने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। अगर देखा पिछला वाला वीडियो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा फिर इसी कॉन्सेप्ट को समझ लें। इसमें क्या करना है, जैसा कि एलआर परिपथ में एक प्रेरक कुंडली और प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा गया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक संधारित्र जिसकी धारिता को C मान लिया जाए और एक प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसको प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ना है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि हमारे कोर्स में केवल श्रेणी क्रम संयोजन वाला टॉपिक है। जो समांतर क्रम संयोजन है वो हमारे इसमें कोर्स में नहीं है। ठीक है ना। बोर्ड के कोर्स में समांतर क्रम वाले टॉपिक को नहीं रखा गया है। तो श्रेणी क्रम में हम एक संधारित्र और एक प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हमने। इस संधारित्र की जो धारिता है उसको मान लेते हैं C है और इसका प्रतिरोध है R। इसको जोड़ करके एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत कौन सा है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से हमने इसको जोड़ दिया। तो इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है I, उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो श्रेणी क्रम में धारा दोनों में सेम होगी। जितनी धारा C में होगी उतनी धारा R में भी होगी। ठीक है ना। यानी पूरे परिपथ में धारा जो है वो I होगी। तो इसकी भाषा हम लोग क्या लिखें, भाषा बिल्कुल आप उसी तरीके से लिखिए जिस तरीके से एलआर परिपथ में लिखी गई थी, तो जिससे तैयार करने में कोई समस्या ना आए एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें लिख देते हैं, माना C धारिता का एक संधारित्र तथा R प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। ये तो उसका सर्किट कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब जोड़ देते हैं तो उसमें धारा जो है कितनी प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा ये हमने मान लिया है। ठीक है ना। I बराबर I0 साइन ओमेगा t। ठीक है, इतनी धारा इसमें प्रवाहित होगी। अब ये हम लोग जानते हैं, अगर केवल संधारित्र या केवल प्रतिरोध अगर लगा होता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि केवल संधारित्र लगा हो या केवल प्रतिरोध लगा हो तब धारा था वोल्टेज के बीच कितना कलांतर होता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें सिर्फ प्रतिरोध की, ये मान लेते हैं संधारित्र नहीं लगा हुआ है, केवल प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध लगा हो उसमें धारा I प्रवाहित हो तो इसके सिरों पे जो वोल्टेज होगा जिसको हम लोग लिख लेते हैं VR। VR का मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा। विभवांतर श्रेणी क्रम में धारा तो बराबर होगी, लेकिन विभवांतर जो है वोल्टेज जो उत्पन्न होगा वो तो अलग अलग होता है श्रेणी क्रम में। ठीक है ना। इसमें वोल्टेज अलग होगा और इसमें अलग होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जोड़ ये V के बराबर नहीं होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो जोड़ है वो सिंपल एकदम डीसी करंट की तरीके से नहीं जोड़ते हैं। डीसी सोर्स में जैसा होता है कि यहाँ बैटरी लगी हो, अगर यहाँ 10 वोल्ट यहाँ 15 वोल्ट, इसका मतलब बैटरी 25 वोल्ट की है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कर दें तो मतलब वो डीसी सोर्स जैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें कला का भी अंतर आ जाता है वोल्टेज की। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा धारा I समान कला में होते हैं। अगर केवल प्रतिरोध की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जितनी धारा प्रवाहित होती है उसकी जो कला है वही कला वोल्टेज की भी होती है।
तो इसका मतलब धारा की कला को तो मान रखा हमने ओमेगा टी है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जो प्रतिरोध के सिरों के बीच होगा उसकी कला कितनी होगी, वो क्या होगी, समान होगी। यानी अगर हम इस वोल्टेज का समीकरण लिखना चाहें तो कितना होगा, विभवांतर तो वी आर उत्पन्न हो रहा है, उसका मान कितना हो जाएगा, समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो वी नॉट यानी प्रतिरोध की सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज का शिखर मान, और ओमेगा टी मतलब जो धारा की जो कला है वही वोल्टेज की कला हो जाए, किसके सिरों के बीच, प्रतिरोध के सिरों के बीच। इसको आप क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं 6। ठीक है, यानी वोल्टेज और धारा दोनों क्या होंगे, समान कला होंगे। अगर इन दोनों का अगर हम कला रेख अगर ग्राफ अगर खींचें तो किस प्रकार से खींचा जाएगा, धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। जैसे ये हम कहते हैं कि इस दिशा में धारा है I नॉट, धारा का शिखर मान हमेशा वेक्टर जो आरेख या कला आरेख जो खींचते हैं हमेशा शिखर मान यहाँ पर दिखाया जाता है, और ये है प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टेज के शिखर मान की वैल्यू। तो ये इसका मतलब ये दोनों क्या है, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज का शिखर मान और धारा दोनों एक ही दिशा में हमने खींचे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही कला में है। ठीक है ना, कला आरेख खींचना भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक ही कला में होने का मतलब दोनों को एक ही दिशा में खींच देना है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं संधारित्र की, जिसकी धारिता C है। अगर ये प्रतिरोध न लगा होता, केवल संधारित्र लगा होता, तब क्या होता, तब धारा प्रवाहित हो रही I, जिसका समीकरण है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। धारा उतनी ही है जितनी R में है। अब वोल्टेज जो होगा, यानी इस प्लेटों के बीच जो वोल्टेज यानी विभवांतर जो उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग VC से लिख रहे हैं, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है यानी वोल्टेज कह सकते हैं, उसका मान अगर VC है तो VC और धारा क्या दोनों समान कला में होते हैं, बताइए। ये दोनों समान कला में होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो कौन अग्रगामी होता है, कौन पश्चगामी होता है, ये सब हम लोग पिछले वाले वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर ये चैप्टर अगर क्रम से अगर देखते चलें तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है ना, जिन बच्चों ने क्रम से चैप्टर को देखा होगा उसको ये बात समझ में आ रही होगी कि वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर होता है अगर संधारित्र लगा है तो, और धारा जो है वो वोल्टेज से अग्रगामी होती है, या उसके दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो धारा से पश्चगामी होता है। ये दोनों बात हम लोग कह सकते हो कितने कला से पश्चगामी होता है, 90 अंश की कला से। तो चूंकि धारा का समीकरण हमने लिख रखा है, ये समीकरण जो लिखा हुआ वोल्टेज समीकरण लिखा, तो वोल्टेज का जो समीकरण होता है वो वोल्टेज समीकरण, इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, ये धारा प्रवाहित करने का हमने लगाया है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा उसके आधार पर यहाँ पर कला भी आएगी इसमें। ठीक है ना, वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आपको दिमाग में रखना है कि हम धारा को मान के चल रहे हैं कि धारा इतनी प्रवाहित हो रही है, क्योंकि धारा दोनों में सेम है, तो जो फाइनल यानी परिणामी जो वोल्टेज होगा उससे कंपेयर कराने में हमको आसानी होगी कि धारा और परिणामी वोल्टेज के बीच कितना कलांतर है, कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें संधारित्र के सिरों के बीच, तो वोल्टेज जो है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा से 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है। ठीक है ना, वोल्टेज पश्चगामी होता है, धारा अग्रगामी होती है। तो चूंकि धारा के रिस्पेक्ट में जो धारा ऑलरेडी हम इसमें खींच चुके हैं, ठीक है ना, तो अब इस धारा से इस वोल्टेज के साथ रिलेशन खींचना है हमको। तो क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज धारा से पश्चगामी है, धारा इस दिशा में पश्चगामी दिखाना है, तो क्या करेंगे इस दिशा में धारा पश्चगामी दिखाएंगे तो नीचे ले जाएंगे 90 अंश के कोण पर, अग्रगामी दिखाना होता तो ऊपर ले जाते। इसका मतलब है कि जब हम वोल्टेज VC की जब बात करेंगे V नॉट C, ठीक है ना, संधारित्र के सिरों के बीच जो उत्पन्न वोल्टेज है उसका शिखर मान,
ये 90 अंश की कला में पश्चगामी होता है। ये हम लोग इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं अलग अलग, जब जुड़े हुए थे धारिता प्रतिरोध और या कुंडली लगी हुई है तो कितना कलांतर होता है। अब ये कॉन्सेप्ट के आधार पर समीकरण क्या बनेगा इसका, इस वोल्टेज का, तो संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है उसका मान क्या लिखा जाएगा, VC बराबर V नॉट C साइन धारा की कला से 90 अंश पश्चगामी होता है, पाई बाई 2 कह सकते हैं उसको 90 अंश को। तो धारा की कला कितनी है ओमेगा टी, इससे पाई बाई 2 पीछे, पश्चगामी का मतलब पीछे, तो इसका मतलब है जितनी कला धारा की है उसमें हम पाई बाई 2 घटा देंगे। ये समीकरण लिखा जा सकता है जो वोल्टेज के सिरों के बीच जो वोल्टेज है, सॉरी संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसका मान कितना होगा। ये क्वेश्चन हम इसको डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये वोल्टेज संधारित्र सिरों के बीच लिख दिया। आप जरा ध्यान दो, अब ये जो प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टेज है और संधारित्र के सिरों के बीच जो वोल्टेज है इनके बीच कितना कलांतर हो गया, 90 अंश का। तो इनका परिणामी क्या होगा, सर्किट डायग्राम अगर प्रत्ययवर्ती वोल्टेज स्रोत का बना हुआ है तो जब हम परिणामी वोल्टेज निकालते हैं तो एकदम वेक्टर के तरीके से जोड़ा जाता है कि ये दो वेक्टर हो गए, VOR और V नॉट R कह सकते हैं, V नॉट R और V नॉट C। इनका जो परिणामी होगा वो कितना होगा, तो परिणामी हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम के हिसाब से निकालते हैं कि जो वेक्टरों को जोड़ने का जो समांतर चतुर्भुज का जो नियम है कि अगर वेक्टरों को अगर एक समांतर चतुर्भुज द्वारा समांतर चतुर्भुज संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो तो उसका जो विकर्ण होता है ऐसा विकर्ण जो दोनों वेक्टरों कटान बिंदु से होकर के जाए वो इसका परिणामी वोल्टेज कहलाता है। विकर्ण तो ये भी होगा समांतर चतुर्भुज का, लेकिन ऐसा वेक्टर खींचते हैं जो इन दोनों के दो वेक्टरों कटान बिंदु से होकर के जाता है। ऐसे हम तो कटान बिंदु ये है तो यहां से होकर जाने वाला जो विकर्ण होगा वो जो है उसके परिणामी वोल्टेज को प्रदर्शित करेगा। तो परिणामी वोल्टेज का शिखर मान कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं V नॉट, ये दोनों का परिणामी वोल्टेज। तो क्या लिखा जाएगा, ये हमने जो कला आरेख हमने जो ड्रा किया है उसका मान कितना लिख सकते हैं, तो कला आरेख के अनुसार परिपथ के परिणामी विभवांतर का शिखर मान कितना होगा। तो शिखर मान हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, V नॉट स्क्वायर, परिणामी विभवांतर निकालना है तो इसका एक संपूर्ण त्रिभुज के रूप में मान करके ये लंबाई निकाल लीजिए, उसका परिमाण हो जाएगा, ठीक है ना। और या तो मुझे वेक्टर जोड़ने का जो नियम है कि दो वेक्टर अगर परस्पर लंबवत हो तो उसका परिणामी हम लोग क्या लिखते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मेन फार्मूला तो होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा जो 90 है इसलिए cos 90 मान 0 हो जाएगा तो केवल R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बचेगा। तो परिणामी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर यहां मत लगाएं तो सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट V नॉट स्क्वायर V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट C स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये परिणामी वोल्टेज हम लोग इस कला आरेख वाले डायग्राम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसको और थोड़ा आगे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके फिर आगे करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, मिटा दिया जाए।
अब इसमें आगे जरा ध्यान दो कि अब यहां पर कह सकते हैं कि चूंकि VOR ये विभवांतर होगा कितना, धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है ना। तो शिखर मान की बात होगी तो धारा का शिखर मान लिया जाएगा I0 और प्रतिरोध ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ये वाला फार्मूला जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो लिखा गया था I0 इक्वल टू पढ़ा था, I0 इक्वल टू था V0 अपान R, ये लिखा गया था। अब चूंकि यहाँ पर प्रतिरोध और संधारित्र दो लगे हुए हैं तो दोनों में अंतर दिखाई पड़े, इसलिए सफिक्स में V0 के R लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूला में होता है I0 इक्वल टू V अपान R, ये तो होता है ना। इस तरीके से ये जो सफिक्स में R है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो शिखर मान लिखा गया है ये प्रतिरोध के सिरों के बीच में है। तो आज भाषांतर करके V0 R की वैल्यू हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, तथा V0 C का मान क्या हो जाएगा, धारा दोनों में सेम होगी श्रेणी क्रम में लगे होने के कारण, तो V इक्वल टू IR वाले फार्मूले से, यही फार्मूला इसमें भी लगाया गया है। तो यहाँ पर R का काम है, यानी कि संधारित्र लगा हो तो R का काम कौन करता है, XC, जिसको हम लोग कहते हैं धारित्री प्रतिघात कहा जाता है, ठीक है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहते हैं। तो इसको ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो क्या बनेगा, इसलिए V0 इज इक्वल टू अंडर रूट, में वोल्टेज कितना आएगा, I0 स्क्वायर I0 R का होल स्क्वायर प्लस I0 XC का होल स्क्वायर। अब देखिए I0 स्क्वायर कॉमन होकर के बाहर निकलेगा तो I0 और I0 को डिवाइड में ले जाएंगे तो V0 अपान I0 हो जाएगा और अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसकी जगह हम लोग ये V अपान I के पावर में लिखा, V अपान I क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब चूंकि प्रतिरोध यहाँ किसके कारण है, C और R के कारण है, इसलिए इसको प्रतिरोध ना कह करके प्रतिबाधा कहा जाता है, ठीक है ना। यानी इसको कह सकते हैं कि जहां क्या, इसको लिख दीजिए पहले, प्रतिबाधा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Z से, ये हम लोग पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये प्रतिबाधा का फार्मूला है। और ये जो फार्मूला लिखा गया है परिणामी वोल्टेज का है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। और इसी का दूसरा रूप भी हम लोग लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस XC का वैल्यू, क्योंकि XC बराबर जानते हैं ना कितना होता है, XC। अब यहाँ पर इसे I0 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल ली, इसको I0 इक्वल टू V0 C अपान XC, आज भाषांतर किया ना ये, I इक्वल टू V0 अपान XC, ये फार्मूला है और इसके आधार पर इसको वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। और ये जो XC की वैल्यू, ये भी हम लोग जानते हैं, XC बराबर क्या होता है, 1 अपान ओमेगा C, ठीक है ना, या इसको हम लोग 1 अपान 2 पाई FC ये लिख सकते हैं। तो अगर हम XC की जगह 1 अपान ओमेगा C लगा देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। अब ये चूंकि हमने बताया V अपान I ये प्रतिरोध है, यानी प्रत्यवर्ती धारा स्रोत में Z जो है वही काम करता है जो डिस्क धारा प्रतिरोध कार्य करता है, धारा के प्रवाह में रुकावट डालने का, ठीक है ना। और चूंकि प्रतिरोध ये C और R के कारण है इसलिए इसको प्रतिबाधा नाम दिया गया है, लेकिन है ये प्रतिरोध जो प्रत्यवर्ती धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे, जहां Z
किसकी जगह लिखा गया है, वी नॉट अपान आई नॉट की जगह, ठीक है ना। या वी अपान आई, न्यूमेरिकल में वी अपान आई की जगह भी जेड लिखा गया है किसी किसी बुक में, तो इसलिए जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन मेन फार्मूला वी नॉट अपान आई नॉट ही होता है। परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज है उसका शिखर मान और उसमें प्रवाहित होने धारा का शिखर मान का अनुपात, ये कहलाती है उस परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है ना। को परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कहते हैं। जिसका मात्रक वही होगा जो प्रतिरोध का होगा, जिसका मात्रक ओम होता है। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई आपको। उसके आगे की कहानी और जरा देखो, उसकी कहानी क्या है आगे, ये जरा ध्यान दो। यहां तक तो हमें निकाले परिणामी वोल्टेज कितना होगा और परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि जो परिणामी वोल्टेज हम लोगों ने निकालना है V की वैल्यू, ठीक है ना, यानी V तो परिणामी वोल्टेज है, उसका शिखर मान हमने ये लिख लिया है V नॉट। तो इस वोल्टेज पर ध्यान दो, ये वोल्टेज क्या धारा के साथ समान कला में है। जो परिणामी वोल्टेज आया वो धारा के साथ समान कला में है। ये जो कला आरेख हमने खींचा उससे तो नहीं स्पष्ट हो रहा है ये समान कला में होता है। तो ये जो वोल्टेज है वो धारा की दिशा में होता है, जबकि ये धारा से नीचे की तरफ है। और कितने अंश पर है ये, तो ये एंगल हम मान लेते हैं फाई। तो इसका मतलब हमने कहा था जो धारा इस दिशा से, यानी एक्स अक्ष की दिशा कह सकते हैं, धारा की दिशा कह सकते हैं, उससे अगर ऊपर तरफ जाएंगे तो धारा से अग्रगामी होगा, नीचे जाएंगे तो धारा से पश्चगामी होगा। तो इसका मतलब परिणामी वोल्टेज है वो धारा से पश्चगामी है। ये तो पता चल रहा है कितना पश्चगामी है, वो हम मान लेते हैं फाई कला से पश्चगामी है। तो फाई की वैल्यू निकालने की जो परिणामी वोल्टेज है वो धारा से अग्रगामी है कि पश्चगामी। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई कि जो परिणामी वोल्टेज है वो धारा से फाई कला में पश्चगामी है, जबकि एलआर परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज आया था वो धारा से फाई कला में अग्रगामी था। ये चीज ध्यान रखेंगे कि एलआर परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज होता है वो धारा से फाई कला में अग्रगामी होता है। और फाई की वैल्यू निकाली गई थी वहां पर, ये 10 फाई इक्वल टू एक्सएल अपान आर करके, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे जो फाई की वैल्यू हो कितनी होगी, ठीक है ना। तो सी आर या आरसी परिपथ में या सी आर परिपथ कुछ भी कह सकते हैं इसका नाम। तो सी आर परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज होता है वो धारा से फाई कला में पश्चगामी होता है, ठीक है ना। 90 अंश कलम तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कोण बनाते हुए पश्चगामी होता है, और वो कोण हमारा है फाई। ये हम मान करके चलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, कला आरेख से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि परिणामी वोल्टेज या विभवांतर लिख दीजिए, वो इसका कंफ्यूजन ना हो। विभवांतर वोल्टेज एक ही मतलब है। परिणामी विभवांतर V धारा I से
परिणामी विभवांतर V धारा I से पश्चगामी है। कलारेख से स्पष्ट होता है कि परिणामी विभवांतर V धारा I से पश्चगामी है। यदि अगर पश्चगामी है तो मान लेते हैं कितना पश्चगामी है, तो यदि इनके बीच कलांतर फाई है तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? ये V नॉट C अपॉन V नॉट R। ये तो होगा, इस तरफ VR है, इस तरफ V नॉट C है, इस तरफ है V नॉट R। ये वैल्यू अगर हम यहां से V नॉट की वैल्यू अगर लगा दें, यहां से V नॉट R की वैल्यू पक्षांतर करो जरा, V नॉट R की वैल्यू क्या हो जाएगा? I नॉट R, और V नॉट C की वैल्यू हो जाएगी I नॉट XC। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो V नॉट C की वैल्यू हो जाएगी I नॉट XC अपॉन I नॉट V नॉट R, I नॉट R। तो I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है ना? क्या बचेगा? XC अपॉन R, ये बचा, ठीक है। यहां से या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं XC अपॉन R, या इसको लिखा जा सकता है XC वैल्यू लगा देते हैं तो 1 अपॉन 2 पाई FC और R, ये फार्मूला। XC की वैल्यू अगर हम ये वाली लगा देते हैं 1 अपॉन 2 पाई FC और इंटू R, ये वाला हो जाएगा XC से। तो फाई इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है? tan इनवर्स 1 अपॉन 2 पाई FCR, ये लिख सकते हैं। ये इसका कलांतर हो गया धारा और परिणामी वोल्टेज के बीच, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये कलांतर हम लोग इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जब हम कलांतर निकालेंगे तो जो परिणामी वोल्टेज है जो हमने लगाया उसका कलांतर कितना होगा, ये लिख सकते हैं। नोट कर ले पहले। आप जरा ध्यान दो इसमें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? परिणामी जो वोल्टेज का समीकरण अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। ये तो स्पष्ट हो गया कि जो परिणामी वोल्टेज है वो धारा के साथ समान कला में नहीं है बल्कि पश्चगामी है फाई कला से। फाई की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो परिणामी वोल्टेज का समीकरण क्या हो जाएगा? परिपथ इस प्रकार परिपथ में परिणामी विभवांतर या वोल्टेज विभवांतर का समीकरण क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू V नॉट साइन धारा से फाई कला में पश्चगामी होगा। तो धारा की जो कला है यानी समीकरण धारा का क्या लिखा गया था? देखो यहाँ पर धारा जो समीकरण लिखा गया था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा, ये धारा थी, ये हमने मान के चले हैं। तो उसका जो परिणामी वोल्टेज होगा वो यहाँ तो ठीक है, पर इसमें यहाँ पर खाली जगह रहती है कि हम लोग लास्ट में भरते हैं कि परिणामी वोल्टेज
अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा और कितनी कला से अग्रगामी पश्चगामी होगा। तो धारा से फाई कला में पश्चगामी होता है वोल्टेज। ये देखिए ये परिणामी वोल्टेज का शिखर मान दिख रहा है, जिसका मतलब परिणामी वोल्टेज है वो धारा से पश्चगामी है, तो कितने से होगा -5 लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये वास्तव में ऐसा परिपथ यहाँ पर बनाया गया, तो V बराबर V0 sin ओमेगा t -5, ये परिणामी वोल्टेज का समीकरण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि धारा से कंपेयर कराते हैं परिणामी वोल्टेज की, धारा को मान लेते हैं और चूंकि धारा दोनों में समान होगी तो उस धारा के रिस्पेक्ट में देखें कि परिणामी जो वोल्टेज होगा वो अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा। तो अगर समीकरण लिखने की बात आती है कहीं वोल्टेज या धारा का, तो ध्यान रखेंगे कि अगर CR परिपथ है तो उसमें परिणामी वोल्टेज जो होता है वो धारा से फाई कला में पश्चगामी होता है। अगर LR परिपथ है तो वोल्टेज परिणामी वोल्टेज होता है वो धारा से फाई कला में अग्रगामी होता है, लेकिन फाई की वैल्यू दोनों में अलग अलग होती है। अभी हम लोग निकाला अगर CR परिपथ है तो tan फाई की वैल्यू निकली थी XC/R, ठीक है ना। और जबकि LR परिपथ में जो फाई वैल्यू निकली थी वो थी XL/R, और XL की वैल्यू तो अलग अलग होती है, XL और XC की वैल्यू अलग अलग होती है, इस वजह से फाई का मान भी अलग अलग आएगा, प्रतिरोध अगर सेम है तब भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हम लोग निकाल सकते हैं परिणामी वोल्टेज का समीकरण। कभी कभी एग्जाम में परिणामी वोल्टेज दे रखा होता है और कहता है धारा का समीकरण बताओ क्या होगा। तो अगर CR परिपथ है और वोल्टेज का समीकरण पता है तो उसकी जो भी कला होगी उससे फाई कला अग्रगामी रखेंगे धारा को, ठीक है ना भाई। इसका ये तो दोनों चीज बता रहा है ना, दो भाषा इसकी दो तरीके से कर सकते हैं कि परिणामी वोल्टेज वो धारा से फाई कला में पश्चगामी है। अगर हम धारा की बात करें तो क्या कहा जाएगा कि धारा परिणामी वोल्टेज से फाई कला में अग्रगामी है। भाई इसमें जब फाई जोड़ोगे तब इसके बराबर आएगा, फाई से फाई कट करके ओमेगा टी के बराबर, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज अगर दे रखा है और कहा जा रहा है कि धारा से हमें बता, तो इसका मतलब धारा फाई कला से अग्रगामी है, तो वहां पर फाई जो भी कोण आएगा सॉल्व करने से उसमें हम धारा में उतना मान जोड़ देंगे फाई का। अगर धारा का समीकरण दे रखा और वोल्टेज से पूछ रहा तो इसका मतलब उसकी कला में फाई को घटा देंगे, वोल्टेज पश्चगामी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम कुछ इसके आंकिक प्रश्नों को करते हैं, जिससे ये जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है वो पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आंकिक प्रश्न किया जाए। क्वेश्चन है हमारा, एक परिपथ दिया हुआ CR परिपथ जिसमें C की वैल्यू है 0.1 माइक्रोफैरड और R की वैल्यू 3 किलो ओम, और उसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसको लगाया गया है V = 10√2 sin 2500t + 45 डिग्री। पूछ रहा है इस परिपथ की सहायता से कि इस परिपथ की सहायता से ज्ञात करो नंबर 1 धात्विक प्रतिघात। धात्विक प्रतिघात मतलब XC बताना है कितना होगा, और परिपथ की प्रतिबाधा Z, धारा का शिखर मान I0 और वर्ग माध्य मूल यानी IRMS ये बताना है, और धारा का समीकरण बताना है कि धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका प्रत्यावर्ती जो समीकरण होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत आसान है, इसको वीडियो पॉज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, फिर देखिए इसका सलूशन कैसे होगा। तो धात्विक प्रतिघात मतलब XC बराबर होता है 1/ωc, और 1/ωc मतलब ओमेगा की वैल्यू इस वोल्टेज वाले समीकरण से निकालेंगे जो V बराबर V0 sin ओमेगा t जो लिखा होता है, t के साथ जो गुणा में लिखा होता है वो ओमेगा होता है, इस प्लस में लिखा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो फेस में काउंट होगा, लेकिन ओमेगा में केवल टी के साथ जो गुणा में लिखा होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ओमेगा वैल्यू कितनी है 2500 प्लस C की वैल्यू है 0.1 और उसको फैरड से करेंगे 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो सॉल्व करने से आ जाता है मान
इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको इस प्रकार से, इसकी दो घातें इसके कम हो जाएंगी, -4 बचेगा, लेकिन -1 होने की वजह से 10⁻⁵ ऊपर ले जाए +5 मतलब ये क्या है 5 जीरो लग जाएगा, नीचे बचेगा 2500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 को 4000 हो जाएगा, 4000 ओम, सॉरी हाँ ठीक, 4000 ओम ये हमने निकाल लिया इसकी धार्मिक प्रतिघात। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकेंड पार्ट प्रतिबाधा यानी जेड पूछ रहा है, तो जेड की वैल्यू √r² प्लस xc², ये हम लोग फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। इसमें वैल्यू लगाओ, r² का मतलब 3000 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 किलो ओम है, इसको ओम में चेंज करना पड़ेगा, 3000 ओम हो गया। xc की वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने 4000, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा 3 त्रिका 9 और 16 9 25 और इसमें इसका वर्ग करोगे तो 3 3 6 जो लग जाएंगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 5000। इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। ये आगे आंसर 5000 ओम, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो सोल्यूशन है ये आप लोग तो कर सकते हैं आराम से, सोल्यूशन तो आने चाहिए सब लोग को भाई। उसके बाद धारा का जो शिखर मान है उसको निकाला जाए, तो I0 = फार्मूला V0/Z। जेड की जगह जेड जहां लिखा है, जेड वाला फार्मूला याद करो क्या था, Z = था V0/I0, वहां से I0 की वैल्यू निकाली गई पक्षांतर करके, तो I0 = V0/Z। V0 की वैल्यू कितनी है, V = V0, V0 का मतलब 10√2/Z। जेड की वैल्यू ऊपर हम लोग निकाली है 5000, इसको लिख सकते हैं 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहां से √2/5000 और एम्पियर। ये तो हमारे वैल्यू हो गई I0 की। और साथ में ये भी पूछ रहा है कि RMS वैल्यू बताओ इसकी, RMS बराबर क्या हो जाएगा, I0/√2। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, वर्ग मान मूल मान जब पढ़ा गया था धारा का फार्मूला निकल करके आया था ये। तो I0 की वैल्यू ऊपर हम लोग निकाली है √2/500 × √2 से √2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/5000 बचा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिखा जाए तो लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻², या इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ एम्पियर। इस प्रकार से ये भी आंसर हो गया एक, और एक ये भी आंसर। अब आती है बात और प्रतिबाधा, ये निकाल चुके, ये भी निकालना था। अब बात आ रही है कि धारा का समीकरण क्या होगा। तो धारा का समीकरण निकालने के लिए देखिए, धारा का समीकरण कैसे निकाला जाएगा, जो भी धारा का समीकरण होगा उसमें I0 आएगा, ठीक है ना, और साइन जो भी वोल्टेज का जो फेस होगा वो पूरा लिखा जाएगा, आप ऐसे छाप देंगे एकदम +45। अब CR परिपथ में जो धारा होती है परिपथ की, वो वोल्टेज से फाई कला में अग्रगामी होती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर +φ हमको और करना पड़ेगा, तब धारा का समीकरण लिखा जा सकता है। जो भी वोल्टेज है, ये परिणामी वोल्टेज यहाँ माना जाता है कि इन दोनों क्षणों के बीच जो भी वोल्टेज है उसका परिणामी वोल्टेज इतना है, उस परिणामी वोल्टेज से धारा फाई कला में अग्रगामी होती है, ठीक है, या वोल्टेज पश्चगामी कह सकते हैं। दोनों बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो जो धारा समय निकालना है तो वोल्टेज का जो भी कला है उसमें फाई को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण क्या लिखा जाएगा,
आज तो समीकरण लिखा तो जाएगा ये वाला, लेकिन फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। तो पहले tan फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, xc अपान r। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। xc की वैल्यू 4000 और r की वैल्यू है 3000, कट जाएंगे 4/3 हो गया ये। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 डिग्री। अगर tan फाई इक्वल टू 4/3 लिखा है तो फाई की वैल्यू 53 होती है। इसको याद रखना है आप, लगभग 53 इसकी वैल्यू आती है। अगर संपूर्ण दूरी बना करके ये फाई एंगल मान लेते हैं तो tan फाई वाला लंब बटे आधार ये 5 हो जाएगा। ये जो एंगल आता है वो लगभग 53 डिग्री आता है ना, और ये एंगल आता है 37 डिग्री। ये हमको बातें कुछ याद रखनी है, ठीक है ना। 37 डिग्री ये वैल्यू आती है और ये तो 90 डिग्री होता ही है। तो बस इस चीज का ध्यान रखते हुए tan फाई की वैल्यू 4/3, अगर tan फाई को 3/4 निकला होता तो फाई की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम लोग, 37। लेकिन tan फाई की वैल्यू 4/3 है तो 53 डिग्री, ठीक है। तो समीकरण क्या लिखा जाएगा, I बराबर I नॉट की वैल्यू कितनी है, √2 अपान 500 साइन 2500 t प्लस 45। पूरा फेस आप उतार लेंगे, उसमें छोड़े कुछ भी नहीं, ठीक है ना। यानी कि ओमेगा टी लिखा बटे आप छोड़ दिए, जो भी फेस दे रखा है वोल्टेज का पूरा उतार लेंगे। उसमें धारा को फाई कला से अग्रगामी में दिखाएंगे तो प्लस फाई और करेंगे तो प्लस फाई, और फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53। ये इसको सॉल्व कर लो, ऐड करके लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा, समीकरण यह देख देते हैं। I इक्वल टू क्या बन जाएगा, I नॉट की वैल्यू 2 √2 अपान 500 साइन 2500 t प्लस 5 और 9 और 5 के ज्यादा 98। ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे समीकरण को निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नोट कर लें पहले। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सर्किट बना हुआ है सीआर परिपथ, जिसमें एक्सी की वैल्यू दे रखी है 30 ओम और आर की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, और जो परिणामी वोल्टेज लगाएगा उसका मान है 250 वोल्ट। तो कह रहा है ज्ञात करो कि प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा। प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर मतलब वी आर पूछ रहा है, और संधारित्र सिरों के बीच मतलब वीसी पूछ रहा है कितना होगा। यानी यहाँ पर वीसी की वैल्यू कितनी होगी और यहाँ पर वी आर की वैल्यू, ये दो चीजें निकलवा रहा है क्वेश्चन में। जो वैल्यू दे रखी है सर्किट उसके आधार पर इसको सॉल्व करना है। तो इसका सलूशन देखो, करने का प्रयास करो। इसमें कह रहा है कि विभवांतर बताना है, तो यानी V = IR, यानी परिपथ में R तो चलो पता है, एक्सी R तो होता है संधारित्र के लिए। तो धारा का मान निकाले जाए, परिपथ में कितनी धारा होगी, तो अब हम इसके सिरों के बीच विभवांतर निकाल पाएंगे। तो धारा कितनी होगी, धारा निकालने के लिए हम लोग पहले निकालना पड़ेगा इसकी प्रतिबाधा, यानी Z पहले निकालो। Z = क्या हो जाएगा, √R² प्लस XC²। तो यहाँ से Z की वैल्यू हो जाएगी √R की वैल्यू है 40² प्लस 30², XC की वैल्यू दे रखी है। इसको सॉल्व करो तो 4 चौको 1600 प्लस 900, ये हो जाएंगे 2500। 2500 का स्क्वायर हो जाएगा 50। ये तो प्रतिबाधा निकाली हम लोगों ने, ठीक है। तो धारा का मान कितना हो जाएगा परिपथ में, धारा = क्या हो जाएगा, I होता है वोल्टेज, यानी परिणामी वोल्टेज कितना है और उसमें उसकी प्रतिरोध कितना है। I = V/R कितना है, सोचो। I = V/R
V की वैल्यू और R का मतलब प्रतिबाधा, जो कि प्रत्येक धारा परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है 250 बटे Z की वैल्यू है 50, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर धारा हो जाएगी ये, ठीक है। परिपथ की धारा निकाली हम लोगों ने, इतनी है। उसके बाद कह रहा है कि अब आ जाइए जरा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू आर। I की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 40, ये 4 पंचे 20, ये पूछ रहा है, ठीक। 4 पंचे 20, 200 ओम, एक आंसर क्लियर। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट कह रहा है कि संधारित्र के बीच, तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगा I इंटू एक्स सी, इक्वल टू आई आर सही लगेंगे। आर का काम यहाँ संधारित्र में कौन कर रहा है एक्स सी, तो I की वैल्यू है 5 और एक्स सी की वैल्यू है 30, तो आ जाएगा 53 15 150, ठीक है 150 ये आंसर, ओके। तो इस प्रकार से इसका सलूशन हो जाता है, नोट कर लीजिए इसको। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।